सानवी एक बहुत बड़े घर की बेटी है। उसकी शादी हाल ही में आदर्श से हुई है। आदर्श का परिवार एक सफल परिवार होने के बावजूद भी वो सादी जिंदगी जीता है। लेकिन सानवी को ऐसा ही लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर उसी का परिवार है। सानवी के अंदर बहुत घमंड है, इसलिए वो हमेशा अपने ससुराल वालों को छोटा समझती है। एक दिन सानवी की जेठानी पंखुड़ी ने उससे कहा, सानवी, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो नाश्ता करने। भाभी प्लीज, आप मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दो, मैं किसी के साथ खाना नहीं खा सकती। अरे लेकिन सानवी, हम सब तो साथ मिलकर ही खाना खाते हैं और इससे प्यार बढ़ता है। भाभी, ये सब गवार लोगों के चोंचले हैं। मैं अपने मायके में भी अपने कमरे में ही खाना खाती हूँ, मुझे प्राइवेसी पसंद है। हम सब साथ मिलकर खाना खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गवार हैं। खैर छोड़ो, मैं भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता। पंखुड़ी वहाँ से चली जाती है और सारी बात अपनी सास मालती को बताती है। मालती पंखुड़ी से कहती है, छोड़ो बहू, नई नई शादी हुई है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। नई नई जगह एडजस्ट होने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। मैं उसके लिए प्लेट लगा देती हूँ, तुम जाकर दे आओ। इसी तरह एक दिन घर के सभी लोग एक साथ बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे और साथ में शोर भी मचा रहे थे। तभी वहाँ से सानवी गुजरी तो आदर्श ने उसे देखते ही कहा, अरे सानवी, तुम कहाँ इधर उधर घूम रही हो? आओ ना, हमारे साथ मैच देखो ना। इंडियन टीम का प्रदर्शन कितना अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। आदर्श, ये क्या गवारों वाली बातें करते हो? तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो, घर को कितना गंदा कर रखा है। हर जगह चिप्स के पैकेट, पॉपकॉर्न गिरा रखे हैं। ये घर कम मछली बाजार ज्यादा लग रहा है। इतने पढ़े लिखे होकर भी गरीबों की तरह हरकतें करते हो। ये क्या बोल रही हो सानवी? इस घर में सभी तुमसे बड़े हैं, तुम सभी को गवार बोले जा रही हो। तो गलत क्या बोल दिया? देखो आदर्श, मुझे इतने शोर में रहने की आदत नहीं है। तुम अपने घर वालों से बोलो कि अपने अपने कमरे में आराम से मैच देखें। इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? सानवी आदर्श और घर के सभी लोगों की इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। आदर्श को बहुत गुस्सा आता है। तभी पंखुड़ी आदर्श से कहती है, आदर्श, तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है ना? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सभी घर वालों के लिए आई तब से ऐसे ही बोले जा रही है। पहले तो माँ और मुझे लगा कि शायद यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन इसका व्यवहार तो दिन पे दिन और बुरा होता जा रहा है। पता नहीं इतनी घमंडी और नकचड़ी क्यों है। भाभी, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे माँ जी ने बताने के लिए मना किया था। माँ अपने भाभी को क्यों मना किया? अभी सानवी की बच्ची को ठीक करता हूँ। आदर्श, खबरदार अगर तूने बहू को कुछ कहा तो। रिश्ते लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि प्यार से बनते हैं। आज के बाद घर में कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। उसे जैसे इस घर में रहना है वो वैसे ही रहेगी। उस दिन के बाद घर में कोई भी सानवी से कुछ नहीं बोलता। उसके जो मन में आता वो वही करती। वो घर का कोई काम भी नहीं करती। एक दिन वो सोचती है, घर का कोई भी सदस्य मुझसे कुछ नहीं कहता। मेरे मन में जो आता है मैं वही करती हूँ। मेरे कपड़े मुझे टाइम से धुले हुए मिल जाते हैं। घर की साफ सफाई मुझे नहीं करनी पड़ती और खाना माँ और भाभी मुझे देकर चली जाती हैं। और तो और खाली प्लेट भी खुद ही लेने आती है। इस घर के लोग थोड़ी अजीब लगते हैं। सानवी ये सब सोच रही थी कि तभी वहाँ पर आदर्श आ जाता है और बिना कुछ बोले बेड पर आकर लेट जाता है। सानवी जब उसे ऐसे देखती है तो कहती है, अरे आदर्श, आप कब आए? मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। कुछ बोला भी नहीं, आते ही लेट गए। क्या बोलूँ मैं तुम्हें तो हम सब गवार और भिखारी लगता है ना, तो मुझे लगा शायद तुम मुझे ऐसे गवार से बोलना पसंद करोगे भी या नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी माँ और भाभी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया। और क्या क्या कहा है उन दोनों ने? मेरी माँ तुम्हारी तरह नहीं है। उन्होंने तो मुझे मना किया था कि मैं तुमसे कुछ ना बोलूं, और आज के बाद मेरी माँ या भाभी के बारे में तुम भी कुछ मत बोलना। तुम अपनी माँ और भाभी का नाम सुनते ही इतने आग बबूला क्यों हो गए? ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। वो तुम्हारे बारे में या तुमसे कुछ नहीं बोलते ना, तो बेहतर होगा तुम भी उनके बारे में कुछ मत बोलो। और तुम्हारे पास उनके खिलाफ बोलने के लिए है ही क्या? तुम्हारा हर काम तो वही करती हैं और कभी तुमसे कुछ कहती भी नहीं। जब से तुम शादी होकर इस घर में आई हो, तुमने घर के किसी भी काम में हाथ बटाया है? अरे सबको छोड़ो, तुमने मेरा और अपना भी कोई काम नहीं किया आज तक। ये बोलकर आदर्श सो गया। लेकिन सानवी को पहली बार ऐसा लगा कि उसे किसी ने आईना दिखा दिया।
आदर्श की बातों ने उसे अपने बर्ताव पर सोचने को मजबूर कर दिया। एक दिन सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे और सानवी सबसे अलग बैठकर अपने फ़ोन में लगी हुई थी। तभी वहाँ उसके पिता महेश आ गए। महेश मालती के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, नमस्ते समधन जी, कैसी हो आप? सानवी ने पहली बार किसी के सामने अपने पिता को इतना झुकते हुए देखा था। उसे ये देखकर हैरानी हुई और वो सोच में पड़ गई। मेरे पापा के आगे पीछे लोगों की भीड़ लगी रहती है और वो यहाँ मेरी सास के सामने इतनी विनम्रता से झुककर नमस्ते कर रहे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। सानवी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, सानवी बहू, तुम्हारे पिताजी आए हैं, मिल लो। मैं तब तक चाय नाश्ता बना लेती हूँ। सानवी अपने पिता से मिलने आती है और कमरे के बाहर खड़ी रहती है। वो अपने पिता की बातें सुन रही थी। उसके पिता उसके पति और सास से कहते हैं, समधन जी, इस बार मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए मुझे आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए। आदर्श ने जैसे ही ये बात सुनी वैसे ही उसने अलमारी में से 10 लाख रुपए निकालकर अपने ससुर के हाथ में रख दिए। ये लीजिए पापा जी, पूरे 10 लाख रुपए हैं। इन पैसों से आप दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बेटा, तुमने बिना पूरी बात सुने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। लेकिन बेटा, ये बहुत ज़्यादा है, मुझे इतने रुपए नहीं चाहिए। भाई साहब रख लो, बिजनेस के काम तो ऐसे ही होते हैं, क्या पता आगे ज़रूरत पड़ जाए। और इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, हम सब आपके अपने ही तो हैं, किसी बात की चिंता मत करना। आदर्श आपके बिजनेस को चलाने में भी आपकी मदद करेगा। बहन जी, अपनी बेटी के लिए ऐसा परिवार पाकर मैं तो धन्य हो गया। आदर्श, तुम दामाद नहीं बेटे हो। पापा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और अब से आप मुझे बेटा ही समझेंगे। देखिए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप बिना झिझक हमें बता सकते हैं। हाँ, आप दोनों की बातों के चक्कर में चाय ठंडी हो गई, मैं दोबारा गर्म करके लाती हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद महेश वहाँ से जाने लगा। तभी उसकी नज़र एक तरफ खड़ी अपनी बेटी पर गई। महेश सानवी के पास गया और बोला, बेटा, मैंने तुम्हारी शादी बहुत सोच समझकर इस घर में की है। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इनके पास इतना पैसा है कि तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये लोग सादा जीवन जीते हैं। हमारा घर तो पैसों से बना है, लेकिन इनका घर प्यार से बना है। और तुम्हारे ससुराल वाले दान पुण्य का काम भी बहुत करते हैं। महेश अपनी बेटी से मिलकर वहाँ से चला गया और सानवी वहाँ खड़े होकर अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा थी। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने ससुराल वालों से माफ़ी कैसे मांगे। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी सास उससे कहने लगी, अरे सानवी बहू, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने नाश्ता नहीं किया है ना? तुम अपने कमरे में जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ जी, वो मैं आज। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या हुआ? माँ जी, मैं आप सबके साथ नाश्ता करूँगी। मालती ये सुनकर हैरान तो हो गई, लेकिन उसने खुश होकर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, आओ आओ। सानवी सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी और साथ ही साथ कोशिश करने लगी कि वो सबके साथ घुल मिल जाए। मालती ने तो सानवी को अपने परिवार में खुले दिल से स्वीकार कर लिया है, लेकिन सानवी की कड़वी बातों ने आदर्श और पंखुड़ी के दिल में घर कर लिया है। पता नहीं सानवी अपने पति और जेठानी का दिल कभी जीत भी पाएगी या नहीं। हिना अपने पति सचिन और सास ससुर के साथ मौजपुर गांव में रहती थी। एक दिन हिना पुरानी फिल्म खुशबू देख रही होती है। उस फिल्म की हीरोइन अपने परिवार से तुकबंदी में बात करती है। हिना को ये बात बहुत ही आकर्षित करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखा अंदाज है बात करने का। अगर मैं भी कोशिश करूं तो ऐसे ही बात करना सीख सकती हूँ। हिना धीरे धीरे तुकबंदी का अभ्यास करती है और अपने परिवार से तुकबंदी में ही बातें करने लगती है। पहले तो सब हिना की इस तुकबंदी की आदत को मजाक में लेते हैं। बहू, नाश्ता तैयार है? मम्मी जी, आज पराठे के संग अचार है। पराठा और अचार? वाह, क्या बात है बहू। तो इसी बात पर मैं आपको धन्यवाद कहूँ? ये किस तरह से बात कर रही है तू? तुकबंदी की तैयारी है शुरू। तुकबंदी? जी माँ जी।
सास हंसने लगती है। अच्छा अच्छा, ला नाश्ता करा दे। बस अभी लाई पराठे। हिना रसोई में चली जाती है। ये इतना भी मुश्किल काम नहीं, बस वाक्य बनाने हैं मुझे सही। हिना अब जब भी किसी से बात करती तो तुकबंदी में ही बात करती। हिना जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। थोड़ा सब्र करो, खाना अभी बन रहा है। आज इतनी देर कैसे हो गई? आज मैं सुबह देर सो गई। ओफो, अब बस भी करो, ये तुकबंदी बहुत हो गया। ये लो आपका टिफिन भी पैक हो गया। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जल्दी ऑफिस से आइएगा, कितना बिजी रहे हैं आप पूरे हफ्ता। सचिन मुस्कुराकर चला जाता है। हिना की तुकबंदी की आदत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब वो केवल घर वालों से ही नहीं बल्कि बाहर वालों से भी तुकबंदी में ही बातें करने लग जाती है। हिना एक दिन दूध वाले से तुकबंदी में बातें कर रही होती है। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? एकदम ठीक हिसाब लगाया है दूध का। आप चाहो तो खुद ही हिसाब लगा लो। देखो भैया, आप अपनी जबान संभालो। अरे मैडम, हमने अब ऐसा क्या कह दिया? यही कि हमने आपकी ईमानदारी पर शक किया। दूध वाले को समझ में नहीं आता कि हिना ऐसे क्यों बातें कर रही है। आप जितना बनता है उतना ही पैसा दे दीजिए। हाँ हाँ, ये लीजिए। हिना की सास ये सब देख रही होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी बहू बाहर वालों से इस तरह से बातें करे। हिना, इधर आओ। जी माँ जी, क्या काम है बताओ। अरे बहू, हम सबके साथ तो ठीक है, पर कम से कम बाहर वालों के साथ तो तुकबंदी में बात मत किया कर। क्यों माँ जी, बाहर वालों से तुकबंदी में कैसा डर? ओहो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे माँ जी, आपको नहीं पता मेरे अंदर छुपा एक कलाकार है। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, पर याद है ना आज रात खाने पर तुम्हारी ननद और जीजा आ रहे हैं? हाँ वो तो याद है, पर माँ जी हम खाने में क्या बना रहे हैं? वो तो अभी सोचा नहीं। माँ जी सोचे बिना तो कुछ होता नहीं। ओफो बहू, बस भी करो अब, नहीं तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। सास बहू के आगे हाथ जोड़ लेती है। अरे माँ जी, आज की पार्टी में खूब मजा आएगा। शाम को हिना की ननद रीतू और उसके ससुराल वाले खाने पर आते हैं। सब हंसकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में रीतू का बेटा पिंटू भागते भागते टेबल पर रखा लैंप तोड़ देता है। पिंटू बेटा, ऐसे शैतानी नहीं करते। तुकबंदी की बुरी आदत के कारण हिना जवाब दिए बिना नहीं रह पाती, पर इस बार उसकी तुकबंदी उसी पर भारी पड़ जाती है। चलो पिंटू, इधर आओ, यहाँ बैठो। अरे रीतू, हमारा इतना अच्छा लैंप तोड़ दिया उसने, जरा उसको जोर से डांटो। हिना की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। सचिन किसी तरह बात संभालता है। अरे कोई नहीं, हिना, बच्चों से तो गलती हो जाती है ना। हाँ, और ऐसे ही तो फिर उनकी आदत बिगड़ जाती है ना। ये सुनकर रीतू को गुस्सा आ जाता है। भाभी, आप कहना क्या चाहते हो कि हम पिंटू की सही परवरिश नहीं कर रहे? और नहीं तो क्या, कितना शैतान है, अब हम अपने मुंह से क्या कहें। भाभी, एक तो आप अपनी ये तुकबंदी बंद करो। रीतू, अब तुम अपनी हद में रहो। बस बहुत हो गया। भैया, आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्योंकि वो तुम्हारे पति जैसे जोरू के गुलाम नहीं। हिना ये बोलकर चुप हो जाती है और रीतू के पूरे परिवार को बहुत गुस्सा आता है। रीतू का पति बोल पड़ता है। चलो रीतू, यहाँ हम अपनी बेइज्जती कराने नहीं आए हैं। हाँ हाँ, जाइए जाइए, आप तो बस अपनी महंगी कार दिखाने लाए हैं। हिना को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जोश में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया और तुकबंदी के चक्कर में सारी बातें सच सच बता दी। रीतू और उसके घर वाले वहां से जाने लगते हैं। अरे आप लोग तो बुरा मान गए, मैं तो बस तुकबंदी कर रही थी। तुकबंदी की आड़ में आपने हमारी बेइज्जती कर दी भाभी। हाँ। वो सब चले जाते हैं। बहू, आज तेरी इस तुकबंदी के चक्कर में हमारी कितनी बेइज्जती हो गई। हाँ हिना, तुम क्या थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती थी? मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मेरे दिल में जो था वो बस तुकबंदी की वजह से निकल गया। हिना से उसके परिवार वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हिना को अपनी इस तुकबंदी करने की वजह से बहुत भुगतना पड़ता है।
पर इस हादसे के बाद वो अपनी तुकबंदी की आदत भूल जाती है और धीरे धीरे घर वाले भी उसे माफ कर देते हैं। शीला को बहुत दिन से अपने बेटे राकेश के लिए एक खूबसूरत और घर संभालने वाली लड़की की तलाश थी, पर जैसी लड़की शीला को चाहिए थी वैसी लड़की राकेश के लिए मिल ही नहीं रही थी। शीला की आदत थी कि वो रोज शाम को अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूमने जाया करती थी। शीला सोचती है कि आज शाम को जब मैं अपनी सहेलियों से मिलूंगी तो उन्हीं से एक अच्छी लड़की के बारे में पूछूंगी। शाम को पार्क में मेरे राकेश के लिए एक सुंदर और घर संभालने वाली लड़की चाहिए। अगर तुम लोगों की नज़र में कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे बताना। एक अच्छी लड़की मेरी नजर में तो है, लेकिन वो लड़की ना पढ़ी लिखी नहीं है, पर इतना कह सकती हूँ कि वो लड़की बेहद खूबसूरत है और तेरा घर तो बहुत अच्छे से संभाल लेगी। मुझे कौन सी उससे नौकरी करानी है, मुझे तो बस एक सुंदर बहू चाहिए। घर जाकर शीला उस लड़की के बारे में राकेश को बताती है। फिर शीला और राकेश उस लड़की को देखने जाते हैं। सुमन सच में बेहद खूबसूरत थी। शीला और राकेश दोनों को सुमन पसंद आ जाती है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद शीला घर पर कीर्तन रखती है। बहू सुनो, आज ना मैंने शाम को घर पर कीर्तन रखे हैं जिसमें आस पड़ोस के लोग भी आएंगे, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर सुमन नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर शीला और राकेश बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्लाई? दरवाजा खोलो। सुमन बाथरूम से बाहर आती है तो सुमन को देखकर राकेश और शीला की आंख खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि सुमन पूरी तरह से गंजी हो चुकी होती है। हाय, मेरे बाल कहाँ गए? मेरे इतने सुंदर बाल। अरे बेवकूफ, तूने ये क्या कर डाला? मैंने तो कुछ नहीं किया माँ जी, मैंने तो सिर्फ ये शैम्पू अपने बालों पर लगाया था। अरे पागल है बहू, ये शैम्पू नहीं है, रिमूवर क्रीम है। ये क्या होता है माँ जी? मैंने तो सोचा कि ये शैम्पू है। अरे तेरी आंख है या बटन, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? इसमें लिखा है हेयर रिमूवल क्रीम। एक बार पढ़ तो लेती। फिर शीला को याद आता है कि सुमन तो अनपढ़ है, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। वो सर पर हाथ रखती है। हे भगवान, मेरी ही गलती है जो मैंने इस अनपढ़ लड़की को अपने घर की बहू बनाया। अरे जो लड़की शैम्पू और रिमूवर में अंतर नहीं कर सकती, वो क्या खाक संभालेगी मेरा घर। हाय रे किस्मत। माँ, अब किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। अब ये सोचो कि करना क्या है, क्योंकि आज शाम को सब कीर्तन में आने वाले हैं। इसे ऐसी ही गंजी सबके सामने लेकर जाओगी क्या? तू ठीक कह रहा है बेटा, इस गंजी का हमें ही कुछ करना होगा। इस बेवकूफ से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। एक काम कर, तू जल्दी से जाकर बाजार से एक विग लेकर आ। इस गंजी को तो मैं ही ठीक करती हूँ। राकेश बाजार चला जाता है और वहां से सुमन के लिए विग लेकर आता है। बाजार से आने के बाद, ये लो माँ, विग ले आया। अब जल्दी से इस गंजी का कुछ करो, नहीं तो आज शाम को सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं इसे ऐसा तैयार करूंगी कि पता ही नहीं चलेगा कि ये गंजी है। वो सुमन की तरफ देखती है। अब रोते हुए क्या खड़ी है? चल मेरे साथ, मैं करती हूँ तेरे गंजेपन का इलाज। शीला सुमन को विग लगाकर इस तरह से तैयार करती है कि उसे देखकर ये कोई कह ही नहीं सकता कि शीला गंजी है। शाम होती है, सब कीर्तन में आते हैं। शीला सुमन को सबसे मिलवाती है। शीला की सभी सहेलियां सुमन की बहुत तारीफ करती है। अरे वाह जी वाह, मानना पड़ेगा शीला, कहाँ से ढूंढ कर लाई इतनी खूबसूरत बहू। कीर्तन चलता रहता है। तभी थोड़ी देर बाद सुमन सबके लिए चाय लेकर आती है। जब सुमन चाय लेकर आती रहती है, उस समय उसके बाल फूलों की लड़ियों में फंस जाते हैं और सुमन की विग निकल जाती है।
जिसे पकड़ने के चक्कर में सुमन के हाथ से चाय की ट्रे छूट जाती है और सबकी नजर सुमन पर पड़ती है। सुमन को गंजा देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। शीला की सभी सहेलियां शीला को कहती हैं, अरे वाह रे शीला, ये तो सच बात है कि तेरी गंजी बहू जैसी तो किसी की बहू नहीं है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। शीला की सहेली का 5 साल का पोता भी कीर्तन में आया था। वो भी सुमन को देखता है और ताली बजाते हुए कूदने लगता है। गंजी आंटी, गंजी आंटी, गंजी आंटी। सबको यूं हंसता हुआ देखकर सुमन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोने लगती है। सबकी आवाज़ सुनकर राकेश भी कमरे से बाहर निकलता है और सबको कहता है, जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है। आप लोगों को इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरी सुमन हमेशा ही ऐसी नहीं रहेगी। उसके बाल फिर से आ जाएंगे और मेरी सुमन सबसे खूबसूरत दिखने लगेगी। बस बस भैया, रोक दो। हाँ बहन जी, आपके 20 रुपए हो गए। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं रोज रिक्शा में आया जाया करती हूँ। आज तक मैंने किसी भी रिक्शा वाले को 10 रुपए से ज्यादा नहीं दिए। पकड़ो 10 रुपए। निकिता उसे 10 रुपए देकर चली जाती है। रिक्शा वाला उसका मुंह ताकते रह जाता है। निकिता छोटी छोटी बातों में कंजूसी दिखाने से बाज नहीं आती थी। अरे बहू, आज मुझे विमला के घर जाना है, जरा मेरे लिए ओला तो बुलवा दे। निकिता हैरानी से पूछती है, क्या ओला? अरे माँ जी, 4 कदम चलने के लिए आपको ओला चाहिए? आप इसी तरह बात बात पर पैसे लुटाएंगी तो घर कैसे चलेगा? हम बचत कैसे करेंगे? सच कहूँ तो इस घर का भविष्य मुझे अंधकार में दिखाई दे रहा है। अपनी बहू के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर ममता कहती है, अरे बस कर मेरी माँ, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं चली कमरे में। क्या फूटी किस्मत है मेरी जो ये मक्खी चूस मेरी बहू बनकर आई है। ये तो मेरे कफन पर भी पैसे नहीं खर्च करेगी। एक दिन बाजार में खरीदारी करते समय, हाँ हाँ भैया, इसे भी पैक कर दो और वो वाला भी सारा ही पैक कर दो। ये लीजिए बहन जी, इन सब सामान के 1000 रुपए हुए। अरे पागल बना रहे हो? एक तो चाइना माल बेच रहे हो, ऊपर से इतने ऊंचे दाम बता रहे हो। मैं तो सिर्फ 500 रुपए दूंगी, लेना है तो ले लो। अरे बहन जी, ये तो लागत के भी पैसे नहीं हैं। क्या कर रही हैं आप? अरे मुझे मत सिखाओ, ये लो पैसे, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं मिलेगा। दुकानदार देखता ही रह जाता है और निकिता वहां से चली जाती है। निकिता की इन हरकतों से परेशान होकर एक दिन उसकी सास उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन निकिता अपनी सास को ही 2 बातें सुना देती है। एक दिन, चलो जल्दी, देर हो रही है। अरे 2 मिनट रुकिए ना, ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। अरे बहू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि किसी को बुला के ये दरवाजा ठीक करवा ले, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 200-400 रुपए का खर्च आएगा, और क्या। माँ जी, आप सारा दिन घर में बैठी पैसे खर्च करवाने के तरीके सोचती रहती हैं क्या? मुझे ठीक नहीं करवाना, जैसा है वैसा ही रहने दो। उसी रात निकिता के घर में एक चोर आता है। अरे इस घर के लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं। इस दरवाजे में तो कड़ी ही नहीं है। चोर निकिता के सारे पैसे और गहने चुरा कर ले जाता है। अरे अब तो मुझे कुछ साल तक चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुबह जब निकिता और घर वालों को चोरी का पता चलता है तो निकिता के तो होश उड़ जाते हैं। अरे बेवकूफ, तुझे 1000 बार समझाया था कि ये दरवाजा ठीक करवा ले, लेकिन तू एक नहीं सुनती मेरी। 200-400 बचाने के चक्कर में 2-4 लाख गंवा बैठी। अरे माँ, इस नालायक को मैंने कई बार समझाया था
कि जमाना खराब है, इतने सारे रुपए गहने कोई घर में नहीं रखता। तो कहती है मुझे बैंक वालों पर विश्वास नहीं है, मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूंगी। हो गया, अब बैठ के तलो। इस तरह निकिता ने सालों साल कंजूसी करके जितने भी पैसे बचाए थे, एक ही रात में चोर सारे पैसों पर हाथ साफ कर गया।